तो हम लोगों का एक सेक्शनल टेस्ट हुआ था, इसका एक दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए चर्चा करना इसका लाजमी है। जो बाद में बच्चे जुड़े हुए हैं वो ये टेस्ट नहीं दिए थे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन था, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कभी कभी क्वेश्चन का डिमांड हम लोगों को समझना होता है। ये नहीं कि जो जो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आता है वो लिख दें। बैलेंस ऑफ पेमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है, एनालिटिकल पार्ट भी होता है, एनालिसिस पार्ट भी होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब जेपीएससी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप कंटेंट भरने के लिए अनाप शनाप या बहुत ज्यादा कंटेंट दे देंगे। बहुत ज्यादा भी देंगे तो आप सभी क्वेश्चंस के साथ तो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छा लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो बेटर है कि आप अपना स्ट्रेंथ जान लें कि कितना पेज आप लिख सकते हैं। 5 पन्ना, 5.5 पन्ना एक क्वेश्चन में, और उस हिसाब से आप हर एक क्वेश्चन को बराबर बराबर जस्टिस करें। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में खूब पन्ना लिख दें और एक क्वेश्चन छूट जाए लास्ट में, या उसमें कंटेंट कम हो जाए हड़बड़ी में। तो जितना जानते हैं वो लिखना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के डिमांड को जस्टिफाई करना जरूरी है। ये बात पर ध्यान रखिए। कुछ और भी चीजें जो कॉपी करेक्ट करने के दौरान मैंने देखा कि बच्चे जो एमसीक्यू का लिख रहे हैं तो पहला का ए, दूसरा का बी, ऐसे जो लिखना होता है तो कुछ डिटेल में भी लिखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है तो बढ़िया है, लिख दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि जो डिटेल लिख रहे हैं वो कभी कभी ए और बी सी को छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। ब्लूप्रिंट में जो मिलता है चेक करने के लिए, उसमें पहला का ए, पहला का दूसरा का बी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। इसलिए आप पहला का ए, दूसरा का बी ऐसे करके लिखिए। अगर आपके पास समय है तो डिटेल में आप बगल में लिख दीजिए पहला का बी में क्या है, लेकिन वो भी जरूरी नहीं। और फर्स्ट पेज पर आप ये लिखिए जरूर, क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, और आपने कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो मान लीजिए पहला कर रहे हैं तो पहला का और कर रहे हैं तो वहां लिख दीजिए कि पहला का और, पहला का अथवा, ये आपने अटेम्प्ट किया है। मान लीजिए चौथा का अथवा कर रहे हैं तो चौथा का अथवा। तो जो 4 क्वेश्चन लिखने हैं वो 4 क्वेश्चन के डिटेल लिखिए कि आपने पहला किया है या पहला का अथवा किया है, दूसरा किया है या दूसरा का अथवा किया है। ऊपर में सबसे जो ऑब्जेक्टिव किए हैं तो ऊपर में ऑब्जेक्टिव लिखिए, नीचे में अगर ऑब्जेक्टिव किए हैं सबसे लास्ट में तो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव लिखिए। तो क्वेश्चंस अटेम्प्टेड को फर्स्ट पेज पे जरूर डालिए। बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाएगा ये आपका आंसर राइटिंग, आपका कॉपी। हाशिया जरूर छोड़िए। पहला गूगल मीट के डिस्कशन में भी बोला था, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शब्दों के बीच में स्पेस दीजिए। जिनके कमेंट कॉपी में मैंने किए हैं, कुछ कुछ लोग ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। आपका अगर शब्दों के बीच में स्पेस रहता है, ऐसे ही आपका एक पेज का कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजों पर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस पे ध्यान दीजिए। पेन का भी सिलेक्शन बहुत जरूरी है। कोई जेल पेन ही ले रहे हैं तो ऐसा जेल पेन ले रहे हैं जो पीछे वाले पन्ने पर छप जा रहा है, तो वैसा जेल पेन लेंगे तो वो तो सही नहीं। जेल पेन भी लेते हैं तो बढ़िया क्वालिटी का लीजिए। यूनिबॉल आई वाला जो होता है मित्सुबिशी का पेन, वो बहुत अच्छा होता है। अगर जेल पेन को लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड जेल पेन यूज कीजिए। ये सब ध्यान दीजिए। तो आज का जो पहला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के कई पहलू, उन सभी पहलुओं पे मैं पहले डिस्कशन करता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। इवन दाउ द रिफॉर्म प्रोसेस हैज स्ट्रेंथेंड resilience ऑफ इंडियाज बीओपी। कहता है कि रिफॉर्म प्रोसेस का मतलब इन 1991 के सुधार की बात कर रहा है। तो इवन दाउ द रिफॉर्म प्रोसेस हैज स्ट्रेंथेंड resilience ऑफ इंडियाज बीओपी, कह रहा है कि जो सुधार प्रक्रिया हुई 1991 में वो भारत के बीओपी में मजबूती प्रदान किया है। एट द सेम टाइम
Vulnerabilities arise with greater exposure of the economy to the rest of the world. और कह रहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कुछ लिबरलाइजेशन के परिणाम स्वरूप, कुछ रिफॉर्म प्रोसेस के परिणाम स्वरूप कुछ वल्नरेबिलिटीज भी अराइज हुए हैं, कुछ दिक्कतें भी आई हैं, ये कह रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया कि बीओपी क्या है, दूसरा कह रहा है कि जो रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो रिफॉर्म प्रोसेस से हमारा बीओपी में मजबूती भी आया और हमारे बीओपी में कुछ दिक्कतें भी आई, ये स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है rest of the world through liberalized trade and investment environment analyze। अब इसको आपको एनालाइज करना है कि क्या पॉजिटिविटी आई रिफॉर्म प्रोसेस के बाद बीओपी में और क्या दिक्कतें आई। इसका मतलब पॉजिटिविटी भी है, दिक्कतें भी है, कुछ अच्छाई भी है तो कुछ खराबी भी है। रिफॉर्म प्रोसेस को तो क्यों कोई लोग समझ ही नहीं पाए। रिफॉर्म प्रोसेस बीओपी में एक ग्रेट डिवाइडिंग लाइन है 1991। याद कीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ था, इंटरेस्ट लाइबिलिटी वाज 36.4% एट दैट टाइम। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, वी हैड ओनली 2 weeks इंपोर्ट पेमेंट लेफ्ट एट दैट टाइम। हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का आयात बिल था। बीओपी डेफिसिट हुआ था तभी हम बैंक ऑफ इंग्लैंड गए थे कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए, सोना गिरवी रखे थे। उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत को दूर करने के लिए गए थे, आईएमएफ से लोन लिया था। बीओपी में जब भी पेमेंट क्राइसिस होता है तो हम लोगों को मदद करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो है आईएमएफ, और उससे हम लोगों ने मदद मांगी थी। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग लाइन है 1991 का, और इसमें दिया इवन दाउ द रिफॉर्म प्रोसेस हैज स्ट्रेंथेंड, जबकि रिफॉर्म प्रोसेस ने मजबूती प्रदान की। तो सबसे पहले जब आप बीओपी को बतला रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बतला रहे हैं, तो उसमें करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ये बता दिए। करंट अकाउंट के आइटम्स को बता दिए, जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, आयात निर्यात, विजिबल आइटम्स जो दृश्य मदें होती हैं उनको बता दिए। उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट को बता दिए, एफडीआई, लोन, बोरोइंग्स, ये सब आपने आइटम्स मद डाल दिया उसमें। उसके बाद करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बताने के बाद आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड को फोकस कर लीजिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड बताइए, बताइए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्यापार संतुलन जो है वह जरूरी है हमारे बीओपी के लिए। और इंडिया का एक्सपोर्ट प्री 1991 क्या था, उस समय हमारा इंपोर्ट क्या था, जरा उसको इम्फेसाइज कीजिए। क्योंकि ये रिफॉर्म प्रोसेस को जब डिवाइडिंग लाइन माना है तो उसके पहले की चीजों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में लीजिए। क्यों हुआ था हमें बीओपी डेफिसिट उस समय। 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, हम लोग बोरोइंग लेते थे। बोरोइंग को हम लोग कंजम्पशन एक्टिविटीज, कुछ फ्रीबीज वाले स्कीम्स पे खर्च कर देते थे। हम लोगों का इतना ज्यादा रिटर्न नहीं था कि हम लोग उसको लौटा पाए। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा था, बार बार बोरोइंग करते थे और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करते थे, उपभोग व्यय को पूरा करते थे। एक्सपोर्ट था नहीं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे नहीं। हम लोगों का ट्रेड लगभग ओपन इकोनॉमी थी नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी लगभग जैसा था, इसलिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं थे, एफडीआई नहीं था। तो ये सब दिक्कतें थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था। तो ये सब दिक्कतें थी। ये सब जब चर्चा आप कर देते हैं, उसके बाद फिर बताइए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अब स्थिति क्या हुआ रिफॉर्म प्रोसेस के बाद। तो रिफॉर्म प्रोसेस के बाद कई बार करंट अकाउंट सरप्लस भी जनरेट हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट का भी हमारे पास डाटा है। तो डेफिसिट कब होगा, जब आप एक्सपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट कम होने के कारण क्या है, आपका एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस कैसा है। तो 1991 के बाद तो आप वर्ल्ड ट्रेड के लिए खुल गए, तो सभी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, निर्यात प्रतिस्पर्धा में आप लग गए।
यहाँ पर अगर आप सफिशिएंट नहीं है, अगर आप एबल नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जब 1991 के बाद हम लोग रेस में लग गए, इंपोर्ट हमारा बहुत जो एसेंशियल्स है, जैसे कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जरूरी है, वो सब लोग तो हमको करना ही पड़ता है। दूसरा कि हमारा गोल्ड इंपोर्ट अननेसेसरी का बढ़ गया। तो इंडियन इंडियन कंजम्पशन माइंडसेट है, यह गोल्ड को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। और हमारा जो हार्ड अर्न्ड मनी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो गोल्ड को परचेज करने में चला जाता है। इंपोर्ट एसेंशियल है जो क्रूड ऑयल का, वो हम लोग करते हैं। और इधर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस हमारा 1991 के बाद बहुत ज्यादा तो वैसा कुछ बढ़ा नहीं। तो ऑब्वियस है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो कर बीओपी का वर्णन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट के आपको डाटा देने चाहिए। कभी कभी करंट अकाउंट सरप्लस भी होगा, जब हम लोगों का इंपोर्ट कम रहा और हम लोग एक्सपोर्ट में थोड़ा सा बेहतर कर गए। 2002 के आसपास, इधर आपका कोरोना के समय, जब आप लोगों ने सैनिटाइजर, वैक्सीन और मास्क बेचा, उस समय, और उसी समय कोरोना के ही समय आपका क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट बहुत नेग्लिजिबल था। हम लोगों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बंद था, तो हम लोगों ने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी नहीं किया, हमें करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ। इसका मतलब कि 1991 के बाद मिक्स्ड रिस्पांस दिखा, कभी करंट अकाउंट डेफिसिट का, कभी करंट अकाउंट सरप्लस का। लेकिन ये जो ट्रेड ओपन हुआ, हमारा ओपन मार्केट इकोनॉमी हुआ, तो इसमें हमारा स्ट्रेंथ इस तरह से बढ़ा कि हमारे पास एफडीआई का ऑप्शन आ गया। इंडिया जो पहले अट्रैक्शन नहीं था, वो एक बहुत बड़ा बाजार बनकर उभरा। और कैपिटल अकाउंट में बहुत जो एक इम्पोर्टेंट आइटम है, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यह डिपेंड करता है कि अगर आपका करंट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम भी है, अगर वहां एक्सपोर्ट कम भी है, तो फ्रॉम वेयर यू मैनेजिंग योर करंट अकाउंट डेफिसिट, ये मायने रखता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में अगर घाटा है, चालू खाता घाटा में अगर घाटा है, तो घाटा इज नॉट ए प्रॉब्लम। व्हाट इज प्रॉब्लम कि फ्रॉम वेयर यू आर मैनेजिंग दैट डेफिसिट, आप कहाँ से उस घाटे को मैनेज कर रहे हो। तो कैपिटल अकाउंट में जो आइटम है, उसमें लोन का ऑप्शन है, एनआरआई डिपॉजिट्स का ऑप्शन है, उसमें एफडीआई एफआईआई का ऑप्शन है। तो लोन लेंगे तो आपको तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो बेहतर ऑप्शन नहीं। एनआरआई का डिपॉजिट अच्छा ऑप्शन है कि आप एनआरआई को अट्रैक्ट कीजिए। तो उसी के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ताकि हमें हमारे ही लोग, जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और एफडीआई जो है, एफडीआई के साथ क्या है कि उसके साथ टेक्नोलॉजी भी आता है। अट्रैक्शन अगर हम बना के रखेंगे, तो हमारे देश में भर भर के एफडीआई है, तो हम उससे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। उस पे हमारी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं। तो इस तरह से हम लोगों का करंट अकाउंट डेफिसिट में अगर घाटा भी होता है, तो हम अपने एफडीआई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन सब से उसको मैनेज करते हैं। ये पूरी कहानी है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जो शुरू होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और उसके बाद रिफॉर्म प्रोसेस का चर्चा होना चाहिए कि व्हाट बिफोर रिफॉर्म प्रोसेस एंड व्हाट आफ्टर रिफॉर्म प्रोसेस। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, इन सब की बात होनी चाहिए। कब हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट? जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। उसी तरह करंट अकाउंट सरप्लस कब हो जाएगा? जब हम एक्सपोर्ट करें और हमारा इंपोर्ट बिल जो हो वो कम से कम। ये सब चर्चा करना होता है। उसके बाद जो वल्नरेबिलिटीज के बारे में लिखा है, तो भाई एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस तो बढ़ गया हमारा 1991 के बाद। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर कभी भी ओपन ट्रेड होगा, ओपन ट्रेड इकोनॉमी हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर कभी भी घट जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वही पॉजिटिविटी क्या आई कि एक्सपोर्ट बेस हमारा बढ़ गया। हमें हमारा फिनेंशियल सेक्टर, जो लोन लेने का ऑप्शन था, वो बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया। एफडीआई, हमारा अब एफडीआई का चर्चा कर रहे हैं, तो डाटा देना लाजमी होगा। ये सब पूरा करना था।
यही चीज मैं 5 जून तक आप लोगों को जो ये डाटा बोल रहा हूँ, एफडीआई का डाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट का डाटा, करंट अकाउंट सरप्लस का डाटा, ये सब मैं आप लोगों को दूंगा। मैं शुरुआत करूंगा ह्यूमन कैपिटल से, ह्यूमन कैपिटल का डाटा दूंगा, पॉवर्टी का डाटा दूंगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड डाटा दूंगा। जैसे मैंने बेसिक आपको इंडियन इकोनॉमिक ग्रेड बूस्टर पढ़ाया है, लिंक एक दूसरे के साथ एस्टेब्लिश किया है, हर एक चैप्टर का डाटा, ह्यूमन कैपिटल, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, हर चीज का सेक्टोरल को टारगेट करूंगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, उसके बाद एसएमईज, इंडस्ट्री में भी इंक्लूड होगा एसएमईज का डाटा, फाइनेंशियल सेक्टर का डाटा, नए गवर्नमेंट स्कीम्स के चर्चा करूंगा उसमें। ये जितना भी डाटा डाटा बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स विदाउट डाटा आंसर नंबर नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसमें आपको एड ऑन सिर्फ डाटा का करना होगा। 5 जून मैं आपको सेक्टोरल सारे टॉपिक वाइज आपको कुछ कुछ चीजें एडिशनल दूंगा, जो आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट होते होते हो जाएगा, इसलिए उसकी आप चिंता मत करिएगा। जो क्वेश्चन मॉडल आंसर मैं देते जा रहा हूँ, बस उस पर ध्यान देते जाइए। इसका कंक्लूजन क्या होगा? तो इसका कंक्लूजन होगा, व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग एफर्ट्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को दूर करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो आप देखे होंगे कि मोदी जी गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड लेकर आए, पेपर गोल्ड लेकर आए, ये सब जो योजना है, ये गोल्ड इंपोर्ट को कम करने के लिए आए। तो दीज आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिड्यूस योर इंपोर्ट बिल। उसके बाद और भी कुछ चीजें हुई, जैसे आपका क्रूड ऑयल का रिजर्व यहाँ पर तैयार किया गया। जब क्रूड ऑयल सस्ता था, तो आपकी गवर्नमेंट ने 2014 के बाद ये सब हुआ है। तो क्रूड ऑयल जब सस्ता था, तो आपकी गवर्नमेंट ने वहां तेल के कुएं लीज पर ले लिए, सस्ते में तेल को खरीद कर वही रिजर्वायर क्रिएट कर दिया, ताकि आपको जो मार्केट प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, तो जो मार्केट प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, उससे आपके पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा घटेगा नहीं, आपके इकोनॉमी का कॉस्ट जो होगा वो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगा। तो ये सब आपकी सरकार ने किया। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह इस सब का चर्चा अगर करेंगे। सर, प्रमोशन ऑफ ईवी सेक्टर टू डिक्रीज आयल, क्या बोल रहे हैं बोलिए माइक ऑन करके। सौरभ, सौरभ माइक। सर ये बोल रहा था जैसे कि प्रमोशन ऑफ जैसे फेम पॉलिसी है कि वो फास्टर एडॉप्शन ऑफ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ऑयल इंपोर्ट कम होगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कम होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं, ये तो है ही। आपका आप तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला भी पॉइंट बोल सकते हैं। हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टेब्लिश किए हैं, एक्सपोर्टर बनेंगे सोलर पैनल का। ये सब जो है हमारा डिपेंडेंसी कम करेगा, चीप फॉरेन डिपेंडेंसी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सोलर पैनल का एक इंपोर्ट करते हैं, और कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड लीडर बने। जहां भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ ही रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टेब्लिश किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जितने भी मेजर्स हैं, ये सब आपका इंपोर्ट बिल रिड्यूस करेगा। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये कहानी एक्चुअली किसी को बीओपी वाली समझ में नहीं आती। क्वेश्चन पूछ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिफॉर्म प्रोसेस के पहले बाद, ये सब की चर्चा करनी थी। सरकार कंक्लूजन में ये डालना था कि सरकार क्या कर रहा है, एनालाइज करने बोल रहा है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एनालाइज करेंगे, क्या था क्या है, क्या इसमें घाटा है, क्या सरप्लस है। अब इसमें मैं तो दंग रह गया, जितना भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानकारी है वो सब लिख दिया। और ये जो क्वेश्चन का डिमांड है, वो समझा नहीं पाया कि आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। तो ये कमी है, आप लोग थोड़ा सा इसको समझिए, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसकी फ्रेमिंग जरूर करिए कि इसमें मांग क्या रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, उसके बाद ये काम कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, आप लोग इसको करिए। और जो मैंने बोला है, इसको रिसर्च, कोई भी मॉडल आंसर मॉडल नहीं होता है।
टॉपर्स का कॉपी दे रहे हैं, मॉडल आंसर दे रहे हैं, ये जो चीजें होती हैं इसमें आपको एड ऑन करना। आप कोई बहुत लोग डिस्कशन नहीं सुनता है, डिस्कशन नहीं सुनेगा तो जाएगा, क्योंकि यही थॉट प्रोसेस बनेगा और इसी से आप लिखेंगे। अभी मैंने बहुत अच्छे से बीओपी को एक्सप्लेन कर दिया, इसी को 2 बार जो सुन लेगा वो एक कहानी आराम से अपना लिख सकता है। लेकिन नोट कट पेस्ट करने में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो इधर उधर अभी नहीं समय खराब करना है, थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है, आइडियाज पे ध्यान देना है। ये बीओपी क्या है समझ लिए तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था जो कि एक बार पॉलिटी में भी आप लोगों को दिया गया था, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग इज एक्शन थिंक टैंक देन जस्ट ए थिंक टैंक इवेलुएट, है कि शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या है। फिर है नीति आयोग इज एक्शन थिंक टैंक। नीति आयोग के बारे में कह रहा है कि ये एक्शन थिंक टैंक है, ये सोचता ही नहीं है, ये काम करता है सोचता है, मतलब काम करने वाला सोचने वाला ये मशीन। ये सिर्फ सोचने का काम नहीं करता है, ये काम करने वाला सोचने वाला बॉडी। देन जस्ट थिंक टैंक, सिर्फ सोचने वाला नहीं। इवेलुएट, और इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन। इवेलुएट जैसे आप लोगों का कॉपी इवेलुएशन होता है, तो आप लोगों को जहां सही है वहां मैं लिखता हूँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और जहां गलत है वहां रिमार्क्स देता हूँ कि ये चीज सुधरने की जरूरत है। तो मूल्यांकन जो होता है वो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को बतलाना होता है, लेकिन इसको हेडिंग नहीं बनाना होता है कि नीति आयोग में ये कमियां हैं, नीति आयोग में ये सकारात्मक चीजें हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस एंड कॉन्स, ऐसे नहीं देना होता। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि अगर कोई पहलू आप पकड़े तो उस पर पॉजिटिव और निगेटिव बताए, पहलुओं को डायमेंशन को पकड़ना होता है। जैसे यहाँ कह रहा है प्लानिंग कमीशन का शॉर्ट कमिंग, अगर आप शॉर्ट कमिंग बतलाते हैं टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच में जिसमें इनएफिशिएंट एलोकेशन हो जाता था रिसोर्सेस का, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड प्लान होता था, जिसको जरूरत है उसको भी, जिसको जरूरत नहीं है उसको भी एलोकेशन हो जाता था। तो जिसको जरूरत नहीं है तो ऑब्वियस है कि इनएफिशिएंट एलोकेशन हो गया, वहां पर वो क्षमता पूर्वक काम उस संसाधन का नहीं होगा। तो टॉप डाउन अप्रोच में ये प्रॉब्लम था। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ बॉटम अप अप्रोच है, तो मूल्यांकन इस तरह से होगा ना कि कोई भी एक पहलू को पकड़े और मूल्यांकन किए, अब फिर बता दीजिए कि देखिए भाई इसी तरह ये एक्शन थिंक टैंक है, तो इस तरह से चलना था। दूसरा में फिर बतला रहे हैं कि जो कि शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग कमीशन की, मान लीजिए कि यहाँ पर टू ब्यूरोक्रेटिक चीजें थी, ब्यूरोक्रेटिक ढंग बहुत रिजिड था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर फेवरेटिज्म का हमेशा एलिगेशन लगता था कि कोई सांसद है, प्रभावशाली सांसद है, वो अपने इलाके में एलोकेशन करवा लिया, इस तरह की बातें हमेशा होती थी। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म था। यही देखिए एक्शन थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग में क्या हो रहा है, इवेलुएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन एक तरफ कर दिया प्लानिंग कमीशन का, टू मच ब्यूरोक्रेटिक, लैकिंग अकाउंटेबिलिटी, एलिगेशन ऑफ फेवरेटिज्म एंड करप्शन। और वहीं नीति आयोग का क्या बतलाएंगे कि नीति आयोग में ये सब चीजें रेड टेपिज्म वगैरह नहीं, वो तो रिसर्च कर रहा है, वो तो इनोवेशन कर रहा है। रिसर्च और इनोवेशन के बाद जो वो आइडिया दे रहा है वो डिपेंड करता है स्टेट्स पर कि वो अपनाए या ना अपनाए। इस तरह से इसका इवैल्यूएशन था। फिर तीसरा अगर पॉइंट उठा रहे हैं, तीसरा डायमेंशन इनफ्लेक्सिबल। ये जो प्लानिंग कमीशन था इनफ्लेक्सिबल था, यहाँ पर कोई भी मतलब रिजिडिटी थी। इनफ्लेक्सिबल का मतलब रिजिडिटी, कोई भी देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ मीट कोर्स करेक्शन। वंस प्लान एलोकेटेड they will remain, that fund will remain whether utilized or unutilized with planning commission। एक बार अगर फंड का एलोकेशन हो गया प्लानिंग कमीशन के साथ, चाहे यूज करिए या नहीं करिए, वो प्लानिंग कमीशन के साथ, वो उस राज्य के साथ जिसको भी एलोकेट किया गया है वो 5 साल तक रहता था। यही एक्शन थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग में मिड कोर्स करेक्शन का ऑप्शन है। वहां पर एक तरफ मूल्यांकन कर रहे हैं प्लानिंग का, एक तरफ मूल्यांकन कर रहे हैं नीति आयोग।
वही कहेंगे देखो एक्शन थिंक टैंक क्या कर रहा है, यहाँ पर मिड कोर्स करेक्शन का ऑप्शन है। अगर कोई राज्य को धन का बंटवारा हो भी गया, एलोकेशन हो भी गया, एंड दैट स्टेट वाज इनएफिशिएंट स्पेंडर, इनएफिशिएंट स्पेंडर का मतलब कि वह क्षमता पूर्वक खर्च नहीं कर रहा है, तो उसको उसका फंड लेकर किसी दूसरे एफिशिएंट स्पेंडर को, जो राज्य बढ़िया से खर्च कर रहा है, उसको दे दिया जाएगा। इस तरह से मूल्यांकन करेंगे। प्लानिंग कमीशन में था कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच, एक चीज बना दिया, जिसको जरूरत है वो भी, जिसको नहीं भी वो भी, सबको करना है। थिंक टैंक, एक्शन थिंक टैंक क्या कर रहा है कि जिसको जो जरूरत है वो दिया जा रहा है। इस तरह से हर एक पहलू को करना है। प्लानिंग कमीशन वगैरह हैवी इंडस्ट्रीज पे जोर देता था, और नीति आयोग क्या कर रहा है, छोटा स्तर पर, गांव के स्तर पर, जिला के स्तर पर एसएमईज के बारे में भी बात कर रहा है। देश में कहीं भी कोई भी आइडिया क्रंच है, उस पर रिसर्च इनोवेशन कर रहा है। तो इस तरह से, इसीलिए इसका नाम एक्शन थिंक टैंक पड़ा। और प्लानिंग कमीशन से ये इस तरह से डिफरेंट। एक पॉलिसी वाले में जो दिया था कि हाउ प्लानिंग कमीशन हैज usurped द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, आप वो वाला पॉइंट भी यहाँ पर दे सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, और उसने यह एक कैबिनेट रेजोल्यूशन से बना हुआ संस्था था, एडवाइजरी बॉडी था, सलाहकारी संस्था था, और इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन के फंक्शन को कब्जे में कर लिया था। जैसे फंड जो एलोकेशन भी होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्सेस होते थे अंडर आर्टिकल 280, ये काम है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन बेचारा कह देता था, लेकिन उसके पास जो प्लानिंग होती थी, जो एलोकेशन होता था, वो प्लानिंग कमीशन उसकी बात को अवहेलना कर देता था, उससे अलग हटके ये काम कर देता था। इसीलिए कहा गया कि प्लानिंग कमीशन हैज usurped द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ एक्शन थिंक टैंक का इवेल्युएशन कैसे होगा? एक्शन थिंक टैंक हैज रीस्टोर्ड द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्शन थिंक टैंक को रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से एक संवैधानिक संस्था की गरिमा को यह बनाए, इस तरह से इसका मूल्यांकन करना था। फिर क्या है कि मूल्यांकन करने का जो कंक्लूजन होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको एकदम क्लीन चिट दे देंगे नीति आयोग को। अभी तक इसने जो किया है मूल्यांकन में, जब सब ऊपर बॉडी में आप बता दिए, तो नीति आयोग how the situation unfold, we need to watch, we need to take care of this institution very carefully। हम लोगों को सावधानी पूर्वक इसको लेकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा कोई भी संस्था के साथ होता है, अगर किसी को भी आप फुल फ्रीडम दे दी, तो वो संस्था, या आप किसी को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी दे दिया, आप खुद बहुत ज्यादा, आपको लिबरल, आपको घर में कोई कोई कुछ बोलता नहीं है, टोकता नहीं है, रोकता नहीं है, तो आदमी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं रह पाता है, उसको रोक टोक जरूरी होता है कभी कभी लाइफ में। उसी तरह कोई भी संस्था हो जिसको आपने एक काम असाइन किया, अगर आप उसका रेगुलर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो शायद वह भी एक दिन जड़ता का शिकार हो जाएगा, रिजिडिटी का शिकार हो जाएगा। तो एक्शन थिंक टैंक के रूप में टिलियट नीति आयोग हैज परफॉर्म वेरी वेल, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वी नीड टू इवैल्यूएट नीति आयोग वर्क ऑन रेगुलर बेसिस। हम लोगों को नीति आयोग के कामों को निरंतर मूल्यांकन करते रहना होगा, ताकि आगे चलकर यह अपने इस काम को मेंटेन कर सके। इस तरह से हम लोगों को इसको कंक्लूड करना था। ये दूसरा क्वेश्चन था, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीओपी वाला भी और यह वाला। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से करिएगा। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नीति आयोग का सर पूछना है। हाँ बोलिए। हाँ इसमें सर मेरा करें एक ये नीति आयोग डाउट था। का जो हाँ बोलिए आदित्य। जी आदित्य जी सर, जी सर, बोल रहे इसमें कुछ अचीवमेंट वगैरह यदि होगा, यदि डाटा नीति आयोग को लेकर के, उसको यदि आंसर में देंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल नीति रहेगा मेरे हिसाब से। आयोग बिल्कुल इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो नीति आयोग का जो कुछ काम है, उसका जो डाटा है वो देना है, ठीक है। और तो ये भी अचीवमेंट हुआ है, कुछ अचीवमेंट तो किया होगा सर ये 7 साल में, 7-8 साल में।
हाँ बिल्कुल, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं। एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन पहचाना है, उसके आधार पे बहुत सारी चीजें हो रही है। यह भी डाटा मैं आपको अलग से कंपाइल करके दे दूंगा, और बहुत बच्चों ने लिखा भी है। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे टॉपर्स के कॉपी, तो आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे। किसी किसी के कॉपी में मैंने कमेंट में भी कुछ डाटा वाटा लिख दिया है। जो टॉपर्स थे उन पे के कॉपी में थोड़ा सा ध्यान भी दे दिया था, लिख दिया था, ताकि टॉपर्स के कॉपी लोग देखते हैं, तो मैंने उसमें कुछ कुछ लिख भी दिया था। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मैं आपको सारे हर एक तरह का डाटा दूंगा, सेक्टोरल वगैरह सब। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। डाटा नहीं ओके। दीजिएगा तो नंबर ही नहीं आएगा, डाटा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक। टीचर रहेगा ना तो वो डाटा देख के आपको अच्छे नंबर मेरा देगा। पूछना था कि नीति हम्म। नीति आयोग का जो एक्शन एक्शन का जो प्लानिंग का है, वो एक्शन मैंने किस तरह से करता है, वो उसमें थोड़ा सा डाउट है। एक्शन थिंक टैंक इसको कहा गया है। मतलब थिंक टैंक एक हुआ सोचने वाला बॉडी, और एक्शन थिंक टैंक सोच रहा है और काम भी कर रहा है। तो यह एक फ्रेज यूज किया है इसके लिए, क्योंकि इसके पहले जो आपका प्लानिंग कमीशन था वो डॉर्मेंट था। डॉर्मेंट का मतलब कि फंड एलोकेट कर दिया और 5 साल के लिए सो गया। नीति आयोग तो रोज काम कर रहा है। नीति आयोग तो कभी भी डॉर्मेंट नहीं रहता है। वो हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, हर दिन किसी न किसी चीज के बारे में बोल रहा है। प्लानिंग कमीशन वंस फंड एलोकेटेड, दे 5 साल के लिए वो वैनिश हो जाते थे। इसीलिए इसको फ्रेज किया गया है, इसके नाम को एक्शन थिंक टैंक। तो इसके काम का मूल्यांकन करना है बस, वही। और डायमेंशन मूल्यांकन का जो क्वेश्चन होता है ना, वो डायमेंशन को पकड़ के पैराग्राफ वाइज होता है। जैसे आपने टॉप टू डाउन अप्रोच पकड़ा, तो वहीं पर एक्शन थिंक टैंक के बारे में बतलाइए कि देखिए ये टॉप टू डाउन अप्रोच था प्लानिंग कमीशन, और ये कैसे एक्शन थिंक टैंक बन रहा है। तो इसने बॉटम टू टॉप अप्रोच बनाया है। ये जिले के लिए, गांव के लिए सभी के लिए बात कर रहा है। स्टेट इसके प्लान को एडॉप्ट कर रहे हैं। कोई भी स्टेट किसी भी वक्त नीति आयोग से सजेशन मांग सकता है। तो एक्शन थिंक टैंक इज रेडी फॉर एक्शन। कभी भी कोई स्टेट मांगेगा तो ये काम करके देगा, रिसर्च करके देगा, इनोवेशन करके देगा। तो ये हमेशा एक्शन मोड में है। और प्लानिंग कमीशन एक बार कर दिया, 5 साल के लिए सो गया। इसीलिए इसका नाम है एक्शन थिंक टैंक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपको। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीओपी हेलो और। सर, एक चीज मुझे पूछना था। हाँ पूछे सुमित। एक्चुअली नीति आयोग अभी तो मतलब बॉटम अप जो उसका अप्रोच है हाँ वो तो हाँ। अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ना। क्या नहीं हुआ है बॉटम टू टॉप अप्रोच? बॉटम अप्रोच मतलब विलेज से या जो भी ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका प्लानिंग तो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ना, जस्ट ये नहीं बात नहीं, कर रहा है ऐसा ना। ऐसा कैसे है? कोई भी अगर एक जिले का कलेक्टर, उसको अपने जिले के लिए कोई प्लानिंग करनी है, कोई अप्रोच अपनाना है, कुछ वो सोच रहा है कि इस जिले के लिए क्या किया जाए, वो नीति आयोग से सजेशन ले सकता है कि हम ये करना चाह रहे हैं, इसमें आप मेरा हेल्प कीजिए। कैसे हम करें, मेरी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। और वो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू नीति आयोग उसको रिसर्च इनोवेशन करके, नीति आयोग कहीं से भी डेपुटेशन पे अपना कर्मचारी उठा सकता है। जिस जिले से डिमांड आएगा उसी जिले से 5 आदमी लेटरल एंट्री से तुरंत डेपुटेशन पे ले लेगा, उससे काम करवाएगा, रिसर्च करवाएगा, इनोवेशन करवाएगा, और उस जिले के लिए रिपोर्ट दे देगा। तो नीति आयोग ना डिमांड ड्रिवेन अप्रोच पे काम कर रहा है, मांग आधारित अप्रोच पे। जो राज्य जो मांगेगा, जो जिला जो मांगेगा, जो ब्लॉक जो मांगेगा, उसको वो देगा, प्लान देगा, आइडिया देगा। तो वो तो एस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए तो इसको बनाया गया था, सोचने के लिए, आइडिया देने के लिए, रिसर्च के लिए। तो आपको क्या काम करते दिखेगा? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल है जो आपको ब्लॉक लेवल पे उतर के काम करेगा, ऐसा तो नहीं। ये तो बस आइडिया शेयर करने का बात, ठीक। क्लियर है या और मेरा ये कुछ कहना बोलो? है सर कि प्लान अभी क्या विलेज लेवल से ऊपर जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बिल्कुल या यार। मतलब कुछ प्लानिंग का पर्टिकुलर कोई। प्लानिंग का जो प्रोसेस है टॉप टू बॉटम अप्रोच में, पहले वही होता था, फंड एलोकेट हो गया, सारे लोगों को बांट दिया गया। अभी जो चीजें हो रही हैं,
वो है कि एनी वन कैन डिमांड, आप अपने राज्य, जिले, ब्लॉक के लिए योजना मांग सकते हैं कि मेरे को तो ये चाहिए, इस तरह से हमको करना है, इस पे क्या फिजिबिलिटी होगी, और उसको फिर, इसीलिए तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया। अब जिले के कलेक्टर का से हो गया, वो अपने जिले के लिए योजना प्लान बना, मतलब डिमांड कर सकता है कि मेरे जिले में ये रिक्वायरमेंट है। पहले ये सब चीजें नहीं थी, आपको जो ऊपर से योजनाएं दी गई वो आपको क्रियान्वयन करना पड़ता था। अभी अगर जिले का कलेक्टर समझदार है, काम करने वाला है, उसके जिले को डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए वो डिमांड कर सकता है, क्या क्या मेरे को चाहिए, उसके लिए वो रिसर्च करवा सकता है, इनोवेशन करवा सकता है, नीति आयोग से आइडिया ले सकता है, बाकी करना तो उसी को है। ठीक है। ओके ओके। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एसएमईज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एसएमईज। तो भारत में एसएमईज का महत्व क्या है और इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो एसएमईज का महत्व तो बहुत अच्छा डाटा सब लोगों ने दिया है कि जीडीपी में है इसका कंट्रीब्यूशन 30%, 40% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ओवरऑल एसएमईज बढ़ाता है। कुछ चीजें होती है इकोनॉमिक्स की बेसिक, जिसको कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर बड़े उद्योग जो होते हैं और एसएमईज जो होता है उसमें ये बहुत बड़ा अंतर होता है कि बड़ा उद्योग एक जगह काम कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, और एसएमईज जो होता है वो रीजनल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर। छोटे छोटे जगहों में जितने एसएमईज बढ़ेंगे तो उतना ही ज्यादा रीजनल डेवलपमेंट होगा। इस बात को पकड़ के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समझाना था कि जैसे आप डाटा दे दिए एम्प्लॉयमेंट का, जीडीपी का, लेकिन एसएमईज का सिग्निफिकेंस पहुंच रहा है, वो पूछ रहा है। तो सिग्निफिकेंस लार्ज इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिए। लार्ज इंडस्ट्री आपको एक जगह पर पेनिट्रेट कर रहा है ग्रोथ प्रोसेस, और एसएमईज क्या कर रहा है, एसएमईज रीजनल डेवलपमेंट कर रहा है। नहीं तो हम बड़े बड़े उद्योग ही लगा देते, एसएमईज नहीं लगाते। लेकिन एसएमईज है तो जहां पर बड़ा उद्योग नहीं पहुंचा है वहां यह कम्प्लीमेंट्री रोल बन रहा है, वहां ये रीजनल डेवलपमेंट कर रहा है। क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में एसएमईज है, वह एसएमईज की वजह से वो विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो एसएमईज के डेवलप सिग्निफिकेंस में यह भी चीज देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसएमईज का सिग्निफिकेंस, क्योंकि यह क्षेत्र का, हर एक क्षेत्र का विकास कर रहा है। जो कि बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं है कि हर एक जगह बड़े उद्योग लगाएं, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों में एसएमईज लगाकर आप रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जिसको 90%, मैं कह रहा हूँ 90% लोगों ने नहीं गौर किया है, नहीं लिखा है। और एसएमईज का डाटा इंट्रोडक्शन देने के बाद एसएमईज के प्रॉब्लम्स की चर्चा शुरू कर दिए, और वो प्रॉब्लम वो है जो आपके दत्त एंड सुंदरम मिश्रापुरी ऐसे बुक्स में आज से 20 साल पहले लिखा गया था। उस प्रॉब्लम्स को अगर आप लिखते भी हैं तो उसमें कंटेम्परेरी टच दीजिए। अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आज फाइनेंस का बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको एम्फसाइज कीजिए। लेकिन क्या मुद्रा योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप गवर्नमेंट लेकर नहीं आई है, तो वहां पर तो फाइनेंस का प्रॉब्लम फिर नहीं रहा। तो वहां पर क्रिटिकल एनालिसिस फिर करना होगा कि ये सारे स्कीम्स हैं, बहुत लोग इसका फायदा नहीं ले पाए हैं, छोटे उद्योगों को इनसे जुड़ना चाहिए, और जो लोग इनका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि ये फाइनेंस का प्रॉब्लम उन तक पहुंचाए। तो जो काम हो गया है उसके बारे में तो चर्चा कीजिए। फाइनेंस का प्रॉब्लम आज से 20 साल 25 साल पहले था, आज तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक और कौन कौन तुरंत मैसेज करते रहता है, लोन ले लो लोन ले लो। आज की डेट में लोन का समस्या नहीं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का समस्या है। और
किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, इसका समस्या है। तो लोन सबको मिले, इंक्लूसिवनेस का समस्या है लोन मिलने। लोन कोई जो लोग अफ्लुएंट होते हैं वो लोग बार बार ले रहे हैं, तो लोन में इंक्लूसिवनेस का समस्या है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का समस्या है। तो इस तरह से फाइनेंस के अगर लिख भी रहे हैं कि लैक ऑफ फाइनेंस, तो इसमें कंटेम्परेरी टच डालना होगा। दूसरा, जो कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत लोग चर्चा नहीं किए, जैसे जीएसटी के बाद, जब जीएसटी आया था तो जीएसटी के आने के बाद उलझने बहुत थी। जैसे रिटर्न भरना था टोटल 37, तीन रिटर्न भरना था एक एक महीने में, और एक फाइनल एनुअल रिटर्न भरना था। तो भारत पीआई 36 और एक 37 रिटर्न भरना था। इवन कि ये छोटे छोटे उद्योगों को, जो कि बेचारा कभी आज तक ये सब काम किया नहीं था, सीए का मुंह तक ये लोग नहीं देखा था। ये लोग कच्चा पैसा में काम करता था, माल उठाया, बनाया, बेचा, मजदूरों को कैश में पेमेंट दिया, ये लोग इस तरह का। लेकिन जब इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है तो इन लोगों को अब टैक्स क्राइटेरिया, टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए, या मनी की गवर्नमेंट में जितना भी कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी को अकाउंट करने के लिए, ये सब चीजें जरूरी हो गई थी। तो इनको जीएसटी में रिटर्न भरने के लिए बोल दिया। अब इसके बाद ये लोग घबरा गए और बिजनेस को कुछ दिनों के लिए बाइंड अप कर दिया। सोचा कि नहीं समझ पाए इस प्रोसेस को, और कानूनी दावपेच में सोचे कि क्या फंसा जाए, तो बिजनेस को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो आफ्टर जीएसटी बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा था एसएमई से। इसका डाटा भी है, वो भी मैं आपको दूंगा कितना नुकसान हुआ था। उस समय ग्रॉस कलेक्शन जो है वो बहुत कम हो गया था आफ्टर जीएसटी। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद जब विमुद्रीकरण हुआ तो वहां पर भी छोटे उद्योगों को बड़ी परेशानी। यही कच्चे माल खरीदते थे, पैसा कैश में पेमेंट करते थे, यहाँ पर लाइन लगना पड़ रहा है, कैश को बदल रहे हैं ये लोग, तो इस बीच में इनका काम धंधा ठप हो गया। तीसरा कोरोना वाला, आफ्टर कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना। ड्यूरिंग कोरोना ये लोग बाइंड अप हो गए, मजदूर इनके घर लौट आए, वहां बंद हो गया। आफ्टर कोरोना इनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि रीस्टार्ट कर सकें फिर से। फिर एसएमईज के लिए कुछ किए भी गए, कुछ सरकार ऑफर लेकर आई, उनसे किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। थोड़ा सा लैक ऑफ, क्या कहेंगे, लैक ऑफ अप्रोच, उन तक हम लोग पहुंच नहीं पाए। तो ये सब चीजें कंटेम्परेरी समस्या भी एसएमईज का देंगे, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा हो। नहीं तो सिर्फ ट्रेडिशनल बातें लिख देंगे एसएमईज का समस्या, तो सही नहीं होगा। दूसरा कि कोई कोई लोग 3 ही कारण लिखे या 4 ही कारण लिखे और एक एक कारण एक एक पेज में दे दिए। इसमें आपका यू नीड टू बीट योर कंपिटिटर। तो अगर आपका कंपिटिटर 10 से 12 पॉइंट दे रहा है तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने होंगे। जिस क्वेश्चन में ऐसा लगे कि आपका कंपिटिटर पॉइंट्स में लिख रहा होगा और वो 10 पॉइंट दे रहा है और आपका 3 ही पॉइंट है, 3 पॉइंट को भले ही आपने एक एक पेज में क्यों नहीं लिखा हो, लेकिन टीचर का नजर जाएगा पॉइंट पर। तो यू नीड टू इंक्लूड एज मेनी पॉइंट्स एज मेनी यू कैन। इस तरह के क्वेश्चंस में आपका पॉइंट विजिबल होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि हाशिया के तरफ पॉइंट्स को नहीं देते हैं। एक दो टॉपर्स का कॉपी यूपीएससी वगैरह में भी कुछ इस तरह का आता है नजर में, सामने में, जिसमें वो लोग पॉइंट्स को क्या करते हैं, बीच में लिख देते हैं। तो चलो भाई, वो टॉप कर गया, अपनी जगह है, लेकिन आपको तो अपना कॉपी को दिखाना है उसको। यू नीड टू शो योर आंसर। तो हाशिया को यूज कीजिए पॉइंट्स को, बोल्ड पॉइंट्स को दिखाने। बीच कॉपी में मत लिखिए, क्वेश्चन नंबर को बोल्डली दीजिए, ये सब काम करिए तो आपका आंसर दिखेगा। इसमें जितना ज्यादा पॉइंट्स एसएमईज वाला में डालिएगा उतना बढ़िया होगा। उसके बाद फिर इसके कंक्लूजन में जो गवर्नमेंट एफर्ट्स है उसको डालने के बाद और क्या किया जाना चाहिए। तो ये तो रीढ़ की हड्डी है एसएमईज। इसके लिए तो हमेशा सरकार को एक नया रिफॉर्म प्रोसेस हमेशा तैयार रहना चाहिए लेकर। इसमें जो भी दिक्कतें आई
और इस तरह के क्वेश्चंस में अगर एक सेपरेट बॉडी की आप बात करते हैं जो इसके मैटर्स को लुक आफ्टर करे, जो इसके प्रॉब्लम्स को समझे, कोई आयोग बनाने की बात, कोई इस तरह सजेस्टिव कंक्लूजन भी हो सकता है कि कोई एक डेडिकेटेड संस्था जो हमारे छोटे उद्योगों के लिए डेडिकेटेड हो, इस तरह की बात आप कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। एक जो इस छोटे उद्योगों में जैसे एग्रीकल्चर का प्रोसेसिंग का जो मामला है, वह भी एक उद्योग और छोटे उद्योग से ही जुड़ा हुआ मामला है, इसको भी आप इसमें दे सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जो है वो छोटे उद्योग में ही अब आ रहा है, तो उसमें अभी बहुत स्कोप है और हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग कुछ फूल और हनी वगैरह का एक्सपोर्ट करते हैं, स्कोप बहुत है। तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन वगैरह जो है वो अभी तक हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ है। कुछ स्टेट जिसने इनिशिएटिव लिया है वो आगे काम किया है, बाकी लोग पीछे। तो यह भी एक छोटे उद्योगों में गांव के स्तर पर लोगों को रोजगार दे सकता है और एक बेहतर विकल्प बन सकता है। इसके बारे में भी ये वाला पॉइंट सजेशन में दे सकते हैं। तो इस तरह से एक नया डायमेंशन आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली मैं एसएमई के बारे में पूछना चाह रहा था। पूछिए सर सुमित जी। एसएमई का जो शेयर है सर वो तो कम है ना, एमएसएमई अगर हो, क्योंकि माइक्रो जो इंडस्ट्रीज है वही मेन है। अगर 100% अगर हम मान रहे हैं तो एमएसएमई में, तो माइक्रो ही 90+%। तो क्या ये सही है कि एमएसएमई को काउंट करके हम बोलेंगे कि 30% जीडीपी में इसका योगदान है? क्योंकि अगर सिर्फ एसएमई लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। नहीं, ये ना थोड़ा सा आप ये समझिए कि गलती हुई, इसमें एमएसएमईज ही देना चाहिए था क्वेश्चन में, और वो कंबाइंड ही अप्रोच से पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, एसएमईज को अलग करके नहीं पूछ रहा है कि वो सारा जो छोटा छोटा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये इकोनॉमिक्स के बुक में भी देखिएगा, ट्रेडिशनल बुक्स में, तो एमएसएमईज को ही लेता है। लिखने के लिए कई बार एब्रिविएशन में एसएमईज आ जाता है। ये कंबाइंड अप्रोच से ही चल रहा है इसमें। और इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन, ये डिफिनीशन है, बहुत लोग इसमें गड़बड़ी कर दिए। वहां से शुरुआत करना चाहिए, कैटेगराइज करना। कई लोग ना सिर्फ स्मॉल मीडियम को ही लेकर चले और बहुत लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम सब लेकर चले। अप्रोच कंबाइंड ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन में था कि एसएमईज, लेकिन जानते हैं ये एब्रिविएशन बन चुका है एमएसएमईज के। ये कंबाइंड अप्रोच का ही क्वेश्चन था। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ, कहीं भी बुक में भी देखिएगा ना, तो एसएमईज को एक नॉर्मली यूज किया जाने लगा है। ये सारा चीज लेके चलता है सब कुछ। फिर चौथा क्वेश्चन है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। इसके बारे में ऐसे, अब देखे पिछले बार एक बजट पे ऐसे दे दिया था, तो हमने सोचा कि चलो एक ऐसे यहाँ पर देते हैं, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। ये सेक्शनल टेस्ट में पूछा गया था, लेकिन ये चारों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त प्रोबेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। एसएमईज वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बीओपी वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट। और प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। आज देखिए, ये जयराम महतो को अगर आप लोग सुनते होंगे तो वो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। हम तो फैन हो गए हैं। झारखंड में अगर अभी कोई रियल मुद्दा पे अगर कोई बात कर रहा है तो बेचारा कर रहा है, आगे चल के वो क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कई कई मुद्दे जबरदस्त उठाता है। हालांकि आप लोग ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, आप लोग उतना क्रिटिकल नहीं होंगे, लेकिन कुछ केस स्टडीज डाल सकते हैं। झारखंड में क्यों ये हालत है? ये डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डिस्प्लेसमेंट हर जगह हो रहा है और होना ही है। डेवलपमेंट का साइड इफेक्ट
डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू यूज एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। ये लाजमी है, बहुत ही लाजमी है कि आपके पास अब जमीन है का। पहले जब मैं ड्यू में पढ़ता था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कभी कभी हम लोग हरिद्वार वगैरह जाते थे, तो वहां देखते थे कि खेतों पर इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, बगल में किसान ट्रैक्टर चला रहा है और कुछ जमीन इधर उधर बिक गई, देख रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो ऐसा लगता था कि यार ये बड़ा गलत हो रहा है, गंगा रिवर बेल्ट का उपजाऊ फर्टाइल लैंड पर इंजीनियरिंग को वो कॉलेज बना रहा है, ये खाएगा कहाँ से, अनाज कहाँ से होगा। लेकिन आप जब डाटा में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो देखेंगे कि लगभग 60% अवेलेबल जो भूमि है हमारे पास वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है, और ओनली 11% भूमि पर इंडस्ट्री और सर्विस दोनों काम कर रही है। सोचिए कि अगर कोई 2 भाई है, 3 भाई है, तीनों में बंटवारा करना है, एक को आप दे दिए 60% हिस्सा और 2 भाई को दे दिए 11%, तो ये कहीं से जस्टिस है? नहीं है जस्टिस। एग्रीकल्चर ओवरबर्डन है, 60% ऑफ भूमि यूज कर रहा है, प्रोडक्टिविटी कम है वहां पर। वहां जो लार्जर इश्यूज है वो है प्रोडक्टिविटी का। अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। यू नीड टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस लाइक इंडस्ट्री। अब ये आप लोगों को कैसे समझाएंगे? झारखंड मिनरल रिच है। अब जयराम महतो को सुनेंगे तो एक बार वो बोल रहे थे कि फैक्ट्री लगाएगा गोड्डा में और कोयला लाएगा ऑस्ट्रेलिया से और बिजली बेचेगा बांग्लादेश को। तो यहाँ क्या मिला? तो यहाँ क्या मिला भाई? यहाँ पर मान लीजिए कि जॉब मिला लोगों को, 85% झारखंड के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जॉब। तो क्या जॉब ही सफिशियंट है? अगर ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगा तो झारखंड वाला को तो और कुछ नहीं मिलेगा। ये मिनरल रिच डिपॉजिट है, मिनरल वाला लैंड है। तो यहाँ पर जब लैंड को लेने के लिए लोग आता है, और यहाँ चूंकि ट्राइबल डोमिनेटेड पीपल हैं, लोग बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म में नुकसान हो रहा है लोगों का, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है, वो आवाज गलत नहीं उठा रहा। लेकिन अब हम लोग इसको कैसे लेंगे? तो पहली बात, अगर आप ये समझ गए कि एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांसफर होना लाजमी है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो यू कैन नॉट रेसिस्ट कि हम जमीन नहीं देंगे। अगर आप जमीन नहीं देंगे बोलते हैं तो यही टाइगर जयराम महतो को लोग नेक्स्ट स्लाइड बोल देंगे। जमीन, ये एक मूवी में भी दिखाया है, एक चक्रव्यूह मूवी आई थी जिसमें अभय देओल और एक अर्जुन रामपाल की एक मूवी आई थी, चक्रव्यूह ऐसा कुछ नाम था। तो अभय देओल पढ़ा लिखा इंसान जो है वो सिंपैथाइजर हो जाता है नेक्स्ट स्लाइड पे, वो उनके आइडियोलॉजी से अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप बारीकी तक, डाटा तक नहीं जाएंगे तो आप भी सिंपैथाइजर हो जाएंगे, आपको भी लगेगा कि नहीं गरीब गुरबा के साथ गलत हो रहा है। लेकिन लैंड का कन्वर्जन लाजमी है, ये जिस दिन आप समझ लिए, अब समस्या आ रही है कि कन्वर्जन तो जरूरी है, लेकिन ये जो डिस्प्लेस्ड लोग हो रहे हैं इनको उचित मुआवजा मिले, इसमें झारखंड में कमी। झारखंड में क्या पूरे देश में कमी है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम झारखंड में है। यहाँ पर जस्टिस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ के नेता आपके लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं। आप जिन सांसदों को चुन रहे हैं वो आपके लिए आवाज नहीं उठा रहे, जो विधायक हैं वो आपके लिए आवाज नहीं उठा रहे। कमी यहाँ पर है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। इसमें तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, ये जो जयराम महतो जो बोल रहा है, इसमें एक जजमेंट को देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का, अभी मैटर भी चल रहा है इस पे। तो उस कारण से यहाँ प्रॉब्लम सर हो, उस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या है? खनिज रिलेटेड कोई कानून है, कोई खनिज रिलेटेड कोई कानून अधिनियम बनाया गया है, उसी पे कुछ उतना तो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ हम पढ़े थे कि इस टाइप से
कुछ वैसा है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम इसमें हो जो रहा है? प्रॉब्लम है ये है कि आप कंसेंट नहीं ले रहे हैं। कंसेंट लीजिए बढ़िया से। देखिए ग्राम सभा का कंसेंट कर दिया 80% जब तक ग्राम सभा का लोग मिलकर डिसाइड, यही लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पास हुआ था। ग्राम सभा का कंसेंट चाहिए 80%। अब यहाँ पर जबरदस्ती अंगूठा मरवा लेता है, ताड़ी पिला के, जैसे भी सीधा साधा लोगों को फंसा के पॉलिटिकली नेता गुमराह कर देता है। नेता ही ना आवाज उठाएगा। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है। नेता कंसीव कर लिया कि जमीन देना है, ऊपर से पैसा खा लिया। उसके बाद जो लोकल नेता है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, वो लोगों के साथ, जैसे जयराम लोगों के साथ खड़ा है, नहीं देंगे। अब अगर वो नहीं देंगे कहता है तो उसको नेक्सलाइट ब्रांडिंग कर देगा। उसके बाद अगर वो कोई इलीगल स्टेप उठा लेता है, देखिए कैसे धरपकड़ कर रहा था उसका नॉमिनेशन के समय, वो प्रोटेस्ट करता है, उस पर 10 तरह का केस हो जाता है। तो जो लोकल नेता लोग हैं वो लोग भी डरा हुआ रहता है, वो भी आपके लिए आवाज नहीं उठाता है। तो कंसेंट सर नहीं इसमें सर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का सर रोल मतलब एकदम बिल्कुल डोरमेंट है क्या? इसमें क्या है कि मुआवजा रेट से बहुत कम है। ओपन नहीं सर, वो तो सर मुआवजा एक अलग चीज है, लेकिन जो पॉलिसी अपन पढ़े थे प्री के टाइम पे, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ झारखंड या फिर सारे स्टेट का भी जो है, तो उसमें तो है ना सर कि ECA, सॉरी क्या बोलते उसको, इन्हांसमेंट के लिए जो अपन ये करते हैं EIA या SIA का जो गठन होता है कि हाँ भाई इसको किया जाए तो इम्पैक्ट असेसमेंट। हाँ, तो सर उसका कोई रोल नहीं रहता है क्या, मतलब ये रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन में? सब पैसा से मैनेज कर देता है, लोग करप्शन ही तो है, लैक ऑफ पॉलिटिकल वे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैनेज हो गया, ग्राम सभा का कंसेंट ले लिया जैसे तैसे। अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि लाजमी है, लेकिन लोगों को खुश करके, लोगों को उचित मुआवजा देके। अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऐसे मान लीजिए कि वहां पॉल्यूशन, आपके झारखंड में कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं, कुछ कंपनीज के फैक्ट्रीज हैं, वो दूसरे जगह अगर गुजरात में काम कर रहा है वो 0 पॉल्यूशन में काम कर रहा है, और आपके झारखंड में काम कर रहा है तो वो खूब पॉल्यूशन उत्सर्जित कर रहा है। यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आप का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, इसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल नेक्सस बिटवीन माफियाज और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कंसेंट जबरदस्ती ले लिया जा रहा है, ट्राइबल बेचारे सीधे होते हैं, मुहर मरवा लिया जैसे तैसे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सब देखिए, इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स में ये डाल दी, लेकिन ये मोर जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल अवेयरनेस की चीज है। इसमें नेशनल लेवल और ये सर ट्राइबल का भी जो अपना वो है ना, ट्राइबल क्या है, तो उसमें भी ये डालता है कि यहाँ पे उनका रिसेटलमेंट नहीं हो रहा है बढ़िया से, तो उसमें भी जाएगा कि मतलब उसके लिए भी एक पॉइंट है कि ट्राइबल का भी इशू है। ट्राइबल का भी ये अब दूसरा ये जो मैं बोल रहा था, एक पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि ये इश्यूज सेटल, जैसे डिस्प्लेसमेंट का जो इशू है, इसको जब नेशनल मीडिया हाईलाइट करेगी ना तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। अभी मेरा एक 2 बच्चा था, अभी वो पढ़ने के लिए आया था, मैं तो नाम भूल गया कहीं जगह का, मैं झारखंड का ज्यादा नाम को याद नहीं रख पाता हूँ। दोनों बोकारो के आसपास कोई, ये आपका एक और टाइगर कौन थे जो कि डेथ हो गई, कोई टाइगर थे ना नेता जिनको टाइगर कहा जाता था? जगन्नाथ महतो सर, डुमरी के जगन्नाथ महतो उस इलाके के लिए आवाज उठाते थे। वो बोकारो के आसपास का इलाका था। मेरे पास 2 बच्चा वहां से आया था एडमिशन लेने के लिए JPSC, वो एडमिशन भी लिया, पढ़ भी रहा था, और वो पढ़ा लिखा दोनों बच्चा था, दोनों वेल सेटल्ड था, ऑलरेडी जॉब में था, ऐसा कुछ था। लेकिन वो अपने उसके गांव को डीनोटिफाइड कर दिया, मतलब उसका पंचायत खत्म कर दिया सर, उसका पंचायत खत्म कर दिया। रातों रात DC ने बुलडोजर चलवा दिया, गांव के घर तोड़ दिए। डीनोटिफाइड होने का मतलब पंचायत, वो मिनरल्स वाला क्षेत्र था, जब तक आपके वो जगन्नाथ महतो जिंदा थे उस पर DC ने बुलडोजर नहीं चलवाया। वो मरे, उस गांव पे बुलडोजर चल गया, क्योंकि वो डीनोटिफाइड घोषित कर दिया गया था। पब्लिक बेघर हो गई।
कहा कि हमने उससे पूछा कि अरे तुम लोगों को मुआवजा नहीं मिला? कहा सर मुआवजा मिला, बड़े बाप दादा जो लोग थे और किसी ने जबरदस्ती हाँ भरवा लिया और जैसे तैसे मुआवजा दे दिया। अब हम लोग वो पुश्तैनी जमीन है, जिंदगी भर वहीं रह जाए कहाँ? और वो दोनों यूथ पढ़ाई छोड़ के और फाइट कर रहा है अपने लोकल लेवल। वो नहीं पढ़ पाया, यहाँ पे नहीं रहा, वो चला गया। फिर फोन पे भी हमने बात किया, क्या हुआ? तो कहा कि सर अब यहाँ पर समस्या इतनी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप लोग, जिसके साथ ये घटित नहीं हुआ है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसके लिए ये बयां करना मुश्किल है। आप लोकल तो लेवल बोलिए सर, जैसे वित्त मंत्री जैसे आई थी यहाँ झारखंड आई थी, तो उनसे ये सब मैटर पे कुछ लोग उनसे सवाल पूछे थे, वो बता रही थी क्या कि यहाँ रॉयल्टी का एक मुद्दा जो है उस कारण से ये सब हो रहा है। तो ये रॉयल्टी का मुद्दा सर यहाँ क्या है? रॉयल्टी का मुद्दा, तो इन रॉयल्टी का मुद्दा लाने की बात की जा रही है। जैसे आप मान लीजिए कि मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, अभी मैं वहां रेंट दे रहा हूँ, लाख सवा लाख रुपया मान लीजिए रेंट दे रहा हूँ। मैं अपने मकान मालिक को कहूंगा कि आपको मैं 2 करोड़ दूंगा, ये मुझे बेच दो, तो वो बेचेगा? नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पर मंथ वहां से रेंट मिल रहा है, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और यहाँ आप ट्राइबल का जमीन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको औने पौने दाम दे के ले रहे हैं। तो यहाँ पर रॉयल्टी की बात की जा रही है कि दे शुड बी गिवन रॉयल्टी फॉर लाइफ टाइम। और अगर आपने उनका मिनरल निकाला वहां से, तो लैंड को फिर रीस्टोर कर दीजिए, और लैंड रीस्टोर करने के बाद उनको हैंड ओवर कर दीजिए, उस दिन से रॉयल्टी बंद कर दीजिएगा। अगर उसके दादा को रॉयल्टी मिल रहा है और आप मिनरल्स निकाल रहे हैं, दादा मर गया, बेटा उसका आया, उसके समय भी आप मिनरल्स निकाल रहे हैं, आप उसको भी रॉयल्टी दीजिए। उसका बेटा अगर आ रहा है उसको, हाँ, बेटे के समय अगर मिनरल निकालना बंद कर देते हैं, उस लैंड को रीस्टोर कीजिए, रॉयल्टी अपने आप। इसका मतलब लीजिंग सिस्टम, जिसका जमीन है उसको तब तक रेंट मिलेगा जब तक कि आपका खनन निष्कासन का पूरा काम पूरा नहीं हो गया। इस लेवल की बात चल रही है कि एक्वायर करना ही नहीं है लैंड को। लैंड को एक्वायर करने से सबसे समस्या आ रही है। खनिज निकाल लिया और गड्ढा करके खेत को छोड़ दिया, बंजर बना के छोड़ दिया। अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो नहीं करना चाहेगी ना। तब मान लीजिए एक तो टैक्स देगी केंद्र सरकार को लेकर, नहीं करना चाहेगी, तो इसीलिए ना 20% ऑफ वेल्थ एसेंचुएटेड बाय दिस बिग जायंट्स। इसी के लिए तो ये लोग अमीर होता जा रहा है। आप देखिए कि मुंबई चले जाइए, एरोली देखिए, मुंबई में पुराना साइड का एरिया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रिलायंस को सारा जमीन दे दिया गया। वहां उसका हेलीकॉप्टर उतर रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, और जो एरोली के गांव वाले लोग थे वो वहां चाय बेच रहे हैं, बादाम बेच रहे हैं, रोड पे नाश्ता का ठेला लगा रहे हैं। मतलब उनके जमीन को औने पौने भाव में बड़े इंडस्ट्रीज को दे दिया गया। अगर वहां पर रिलायंस ने अपना बड़ा सेटअप स्थापित किया, अगर उसको रेंट देना होता जिंदगी में, हम रेंट दे रहे हैं ना एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, रिलायंस भी रेंट दे। क्यों? वो अपना बड़ा बना रहा है अंटालिका, और क्या बना रहा है, बेटे की शादी में प्री वेडिंग में खर्च कर रहा है और 72 करोड़ डांसर को दे रहा है। भाई ये तो ज्यादती है। उसको भी रेंट देना कंपल्सन बनाया जाए। इसी की बात चल रही है कि अगर किसी का लैंड एक्वायर किया जा रहा है तो उसको औने पौने भाव में लैंड एक्वायर कर दिया जा रहा है, उसको लीजिंग व्यवस्था बना दीजिए। उसके जमीन को जब तक वो रिलायंस यूज करता तब तक वो रेंट देता। तो इससे क्या होगा ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। बड़ी कंपनियां जो उसके जमीन को यूज कर रही हैं वो लंबे समय तक उन छोटे छोटे किसानों को रॉयल्टी देंगे। तो इसकी बात चल रही है। तो ये सब आप सजेशन में डाल सकते हैं, लीजिंग ऑफ लैंड होना चाहिए। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में एक जगह मैंने नोट्स लिखवाया हुआ है, एग्रीकल्चर वाले चीज में ये मैंने लिखवाया हुआ। अगर मेरा नोट्स किसी के पास है तो वहाँ ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, उसको अच्छे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी सब लोग अपना। हाँ सुमित जी बोलिए। एक्चुअली सर जो लीजिंग ऑफ लैंड है उसकी जगह पे जो प्रॉफिट है उसमें सेल होगा, ये ज्यादा बेटर सजेशन होगा ना। ये डिबेट है, ये डिबेट है, इसमें अभी कुछ बात बन नहीं पाई है। लेकिन हम लोग
एक प्रोस्पेक्ट को खंगाल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि एक्विजिशन तो एनफ नहीं है। एक्विजिशन के बाद लोगों को दिक्कतें आती हैं, तो कम से कम लीजिंग हो जाए या प्रॉफिट में से हिस्सा दे, तो कोई भी इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, एक नेशनल लेवल पर डिबेट होना चाहिए कि लैंड का यूज तो कंपल्सन है, लाजमी है, होना ही होना है। अगर आप मना करेंगे तो आपको नेक्सलाइट कह देगा। तो ये तो है कि एग्रीकल्चर के जमीन को नॉन एग्रीकल्चर यूज इंडस्ट्री के लिए प्रयोग होना है। बात यह है ये एक्विजिशन किस तरह से हो, कंसेंट से हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को ध्यान में रखा जाए, पार्शियलिटी रखी जाए, करप्शन ना हो, लोगों का जो खानदानी जमीन है वो ऐसे तैसे ना छीना जाए। हाँ, अगर उनको लंबे समय तक रॉयल्टी मिलती है, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, तो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन होगा, ऐसा कह के आप कंक्लूड इसको कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को एक इस पे डिबेट छोड़ना चाहिए, नेशनल लेवल डिबेट होना चाहिए, तभी ये डेवलपमेंट के नाम पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये कम होगा। ठीक है। और झारखंड में थोड़ा सा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, करप्शन, ये सब आप दे सकते हैं, कोई बड़ा। हाँ, लेकिन टाइगर जयराम महतो के फैन मैं भी हूँ, लेकिन आप लोग अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्रिटिकल बहुत ज्यादा नहीं होना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सजेशंस देने। ठीक है। इसमें सर कुछ डाटा वगैरह सर मिल जाता है, जो विस्थापन सब हुआ है, बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह बना है, या इसमें एक केस स्टडीज मैंने मॉडल आंसर में दिया है। मैं हाँ वो कोशिश तो है, करूँ, एक तो देखिए है। मेरा जितना झारखंड का नॉलेज है उसके हिसाब से हमने बहुत काम किया है। कुछ चीजें जैसे जी मैंने जी। कहा एग्रीकल्चर में दिया हुआ है, लेकिन सर ये जो है आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान होंगे। अगर आप जेपीएससी देने जा रहे हैं तो झारखंड लेवल, एक धीरेन्द्र जी है मेरे स्टूडेंट, अभी पता नहीं जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है इस चीज पर। जब भी वो टेस्ट देते थे तो वो लोकल चीज का डाटा बहुत डालते थे। मैं उनसे एक दिन संपर्क करूंगा और बोलूंगा कि कुछ इस पे रिसर्च जो किए हैं वो दें आपको, क्योंकि इसमें मेरा भी ज्ञान थोड़ा सा कम है और इसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा। मैं भी कोशिश करके आपको दूंगा, जहां तक संभव होगा मैं करूंगा। एक केस स्टडीज मैंने दिया था वैसे मॉडल आंसर। चीज तो है, जैसे अब हम लोग देखते हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्री को या फिर किसी चीज के लिए जो जमीन देते हैं, तो उसमें एक बेटा सर 0.1% ही एरेबल लैंड जितना है इंडिया का, उतना ही अभी तक यूज हो पाया है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो बहुत हम्म। बड़ा डेटा भी नहीं है। लेकिन सर बहुत बड़ा जैसे आप अभी लेकिन जैसे अभी आप झारखंड का डिस्कस, एक चीज मेरे दिमाग में है कि शायद इसके मतलब ये होगा, क्योंकि बिहार बगल में है, बिहार में नहीं है ये चीज कि वहां हाँ पे जमीन के लिए मतलब उतना ये है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा है। तो सर इससे बिल्कुल। रिलेटेड कुछ डेटा रहे, या फिर जो भी आप 5 तारीख तक प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हाँ हाँ, नहीं समझे इसमें सर? मैं सर, इसमें मैं मेहनत करके आपको देने की कुछ कोशिश करूंगा। ये आप बहुत सही पॉइंट बोले, क्योंकि झारखंड मिनरल डिपॉजिट है, यहाँ पर स्कोप है। छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है, जहां पर मिनरल है, जहां पर स्कोप है, तो ऑब्वियस है कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी। लेकिन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही बन रहा था अपने देश में, तो बहुत ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लैंड दिया गया, लेकिन वहां भी यही सवाल था, इतने लार्ज स्केल पर जो लैंड दे रहे हैं, इफ एनी प्रॉब्लम विल हैपन देन इट विल बी इनक्यूरेबल। उसी तरह झारखंड का भी प्रॉब्लम है कि इस तरह से जो आप जमीन दे रहे हैं फटाफट फटाफट उद्योगों को, हर जगह पॉल्यूशन इधर उधर हो रहा है, तो दैट विल बी इनक्यूरेबल। झारखंड के लोगों को पता नहीं, जो लोग फ्रीडम में रहे हैं, पर्यावरण के साथ रहे हैं, उनके साथ थोड़ा ज्यादती ना हो जाए। तो इसको थोड़ा एक हम्म। सिस्टमैटिक ढंग से लेके चलना होगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम कुछ आपको इसमें और दें कंटेंट। ठीक है। तो थोड़ा संतुलन बना करके इसमें लिखना पड़ेगा, एक तरफा भी तो बिल्कुल लिखना बिल्कुल सही नहीं संतुलन रहेगा। बनाना होगा। एक्चुअली कभी इंडस्ट्री कभी भी जब तो जरूरी है। हाँ, इंडस्ट्री जरूर, ये तो बात है, ये तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट स्लाइड ब्रांडिंग हो जाएंगे। आपकी भावना हाँ। ये लगेगी कि अरे यार ये तो बनेगा ब्यूरोक्रेट, तब भी ये जाके उन लोगों को सपोर्ट करेगा। तो ये आपको देना है कि एग्रीकल्चर में समस्या प्रोडक्टिविटी की है। अगर कहीं एरेबल लैंड ट्रांसफर भी हो रहा है तो उसके लिए हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, लोगों को मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट का भी ध्यान हम्म रखा जाना चाहिए, और उसके लिए हम्म। लीजिंग सिस्टम होनी चाहिए, रॉयल्टी देनी चाहिए, प्रॉफिट में से हिस्सा देना चाहिए।
और जो पॉलिटिकल लोग आपकी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं वो आवाज उठाना चाहिए। आपकी बात, आपके साथ अगर कोई परेशानी हुई है, आपके कोई गांव परेशान हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का शिकार है, तो उसकी आवाज भारतीय संसद में गूंजनी चाहिए, उसका रिस्टोरेशन होना चाहिए। यहाँ पर गांव का गांव उजड़ जा रहा है और किसी को खबर नहीं। एक जगन्नाथ महतो चिल्लाने वाला था, वो बेचारा मर गया। ये टाइगर जयराम महतो चिल्ला रहा है। देखिए अब इसमें ये प्रॉस इसको कौन, बहुत लोग कुछ इसके बारे में गलत भी बोलता है, लेकिन आप देखिए कि जो वो बातें कह रहा है वो सही है या नहीं। हम तो, मेरा जन्म भले झारखंड में हुआ लेकिन हम बहुत ज्यादा दिल्ली में ही समय बीता, तो हम लेकिन इसको सुनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, ये गरीब का बात ये कह रहा है, जेन्युइन चीज कह रहा है। लेकिन लेकिन जो भी ये कहते हैं, बहुत सारे चीज मैंने भी इनका देखा है वीडियो, जो मतलब एक संवैधानिक चीज जो होता है ना सर, उसको ये प्रस्तुत नहीं भाई साहब, करते, मतलब जबरदस्ती करना चाहते हैं हर चीज। नहीं नहीं, मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी होगी तो संवैधानिक तरीके से ही चलेंगे। अभी थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं, इनमें वो हम्बलनेस वाला क्वालिटी आएगा। ये बहुत लॉजिक, एक लॉजिकल होता है ना, कि लॉजिकल होता है, एक शिक्षित व्यक्ति बात करता है तो बहुत सारा। you prepared for IAS, you have given interview twice, तो ये फर्क पड़ जाता है। ये थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं, वो बात है, वो समझ में आती है मुझे भी। लेकिन इसको अगर ये बैलेंस कर ले तो ये गरीबों का आवाज उठा रहा है, बढ़िया कर रहा है, और इसको भी कुछ लोग मिलेंगे जो ये चीज समझाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन ये बात बंदा गलत नहीं कह रहा है। ये बात जो भी आपके झारखंड में प्रॉब्लम है उसको अगर कोई मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ओपनली अगर कोई कह रहा है तो ये कह रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर से। सर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से डिस्कस कर देते तो। एक क्वेश्चन आया था 7 से 10 जेपीएससी में, झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या हैं, इस पे एक क्वेश्चन था सर। सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या है? तो इसको छोड़िए ना, ये कहाँ अब आएगा दोबारा। आप काहे को अननेसेसरी, आप और भी बच्चा लोग बेचारा परेशान हो जाएगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा थोड़ा था सा हिंट कर देते। नहीं नहीं, इसको करने की क्या जरूरत है। जो पीसीएस का तो ट्रेंड है, जो आ गया वो पूछेगा ही नहीं। सर जो अभी तक जो टेस्ट में इकोनॉमी का आपने पूछा है ना सर, 1 2 3 एंड देन फर्स्ट टेस्ट, जितना भी टेस्ट है उतना का क्वेश्चन कर लूंगा वो काफी है या? अभी दो टेस्ट और लूंगा इकोनॉमिक्स का, वो भी कर लेंगे तो काफी है। पिछले बार भी क्वेश्चन सारा लड़ गया था, बहुत बढ़िया से लड़ जाएगा इस बार भी। सिनॉप्सिस बनाइए सब मॉडल क्वेश्चन आंसर का। और मॉडल आंसर मैंने पहले भी कहा, मॉडल आंसर एक खाना पूर्ति होती है। आप जो डिस्कशन सुनते हैं, वो जो टॉपर्स का कॉपी देखते हैं, वो आप लोगों में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो मेरे से भी ज्यादा काबिल हैं, उन लोगों को भी देखिए। मेरा जो ये सुनते हैं इससे भी कुछ, जैसे मैं जब बोलता हूँ ना तो अपने दिल का बोलता हूँ, जो ज्यादा मैं बोलता हूँ, लिखने के समय वो चीजें नहीं होती। तो इस वर्ड्स का होता है, कीवर्ड्स एक या दो तीन होगा एक क्वेश्चन में, 10 20 25 अंडरलाइन नहीं होता है। तो जहां क्वेश्चन आप खत्म करते हैं तो वो उस पेज को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बाद में फिर आगे जाके दूसरा नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट कीजिए, तो आपका कॉपी दिखेगा कि अच्छा यहाँ से शुरू किया, यहाँ जाके इसका एक क्वेश्चन खत्म हुआ। अब यहाँ पर ब्लैक पेन अगर आपके पास समय है तो ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन का नंबरिंग कर दीजिए और कंटेंट जो है ब्लू पेन से डाल दीजिए। इससे आपका भी प्रेजेंटेशन खिल जाएगा कि चलो यहाँ से। बहुत लोग तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा है, मैं तो पागल हो जाता हूँ, मतलब खोजता हूँ कि कहाँ से इसका क्वेश्चन शुरू। भाई क्वेश्चन नंबर बिना लिखे अपना ज्ञान देना शुरू कर जाता है। नाम अभी याद नहीं है, नहीं तो उन महापुरुष का नाम भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, कंटेंट पूरा भर भर के दे दिए। तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, दिखाइए कि कहाँ से शुरू किए हैं, कहाँ खत्म किए हैं। और ब्लू और ब्लैक पेन वाला एक बार इंस्ट्रक्शन एग्जाम देने के पहले पढ़ लीजिएगा। जेपीएससी सर, हाँ की सर एक चीज और बता रहा हूँ, ये इनएक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज। अभी सर बहुत सारा डेटा है अपने दिमाग में और बहुत सारा चीज है, ठीक है, लेकिन वो एक जैसे आप जिस दिन टेस्ट लेते हैं संडे को, उस दिन तो चलो ठीक है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अपन, तो वो एनालाइज रहता है कि हाँ भाई अभी हमको ये लिखना है।
लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 3 पेपर एक साथ रहेगा और अभी हमारे पास बहुत सारा चीजें, तो क्या वो सब मतलब जो अभी अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं सारा चीज को, या जो नोट बनाए हुए हैं? क्या नाम है आपका, क्या नाम है? अजीत बोल रहा हूँ सर। अजीत, पुणे से बोल रहे हैं? हाँ सर। अजीत जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये एक फियर होता है। उस दिन आप फियरलेस रहेंगे ना, फियरलेस एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो आपको सब डाटा याद आएगा। दूसरा कि मैं जैसे अभी बतला रहा हूँ कि ह्यूमन कैपिटल, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एसएमईज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सब का डाटा आपको सिस्टमेटिकली दूंगा। झारखंड का कुछ योजना स्कीम, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। 5 इकोनॉमिक्स का टेस्ट होते होते मैं वो काम कर दूंगा और उसको खूब बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा और आपको मल्टी डिसिप्लिनरी वो काम देगा, आप कहीं भी वो चीज डाल सकते हैं। सर एक बात और, जो पुराना टेस्ट हुआ है ना, मैंने पहले वाला टेस्ट नहीं दिया इकोनॉमी का, बाकी तो दिया है। मतलब मैं ज्वाइन ही किया था लेट से, 20-25 दिन या 1 महीना हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अभी पुराना वाला क्वेश्चन में ग्रुप में बहुत ढूंढा सर, वो मिला नहीं मेरे को। मैं कृष्णा जी से बात करके मांगू क्या वो क्वेश्चन? आपको ऐसा करते हैं कि कल से हम एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं ग्रुप में ही। खाली क्वेश्चन भी मिल जाएगा ना सर? तो मैं उसका आंसर तो कम से अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं एक बार से फिर से ग्रुप में 5 टॉपर्स का कॉपी, उसका वीडियो डिस्कशन, उसका क्वेश्चन, उसका मॉडल आंसर कल से ग्रुप में फिर से एक बार रिकैप करवा देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इतना सीरियसली कुछ लोग। सर एक सर रिक्वेस्ट है आपसे, सर हम्बल रिक्वेस्ट है, खोटा को लेकर के सर है, कम से कम जो अभी तक आया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, दो बार तो एग्जाम हुआ है, उसको एक बार सर डिस्कस करवा देते तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता। ऑलरेडी डिस्कशन हो रखा है, आप ढूंढिए यूट्यूब पे मिलेगा, ओहदार सर डिस्कशन किए हुए। चैनल पे जाके वीडियो में देखिए, ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है। सर एक खोरठा का सर एक चीज और छोटा सा चीज है, अभी ग्रुप में भी कोई लड़का अगर है उसको पता तो बताना भाई। क्या है कि खोरठा में जैसे एक 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, एक 10 नंबर वाला है। तो जैसे मेरा लिखने का जो टेंडेंसी, लिखे नहीं है खोरठा, सबके साथ ये प्रॉब्लम होगा कि पहली बार लिख रहे होंगे। तो अभी क्या है कि 90 वर्ड, 100 वर्ड या 110 वर्ड से ज्यादा, 110 मैक्सिमम है, क्योंकि 7 से 8 मिनट का टाइमिंग है 7 क्वेश्चन में। मतलब मैं डिवाइड किया क्वेश्चन को तो, और आपका 12 मिनट का टाइमिंग है 10 नंबर वाला क्वेश्चन में। तो 110 वर्ड और उधर जाता है आपका 140 वर्ड, तो इतना अप्रोप्रिएट है कि इससे ज्यादा आप लोग लिख पा रहे हैं या फिर कोई लिख पा रहा है, क्योंकि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, मैं वर्ड नहीं गिना किसी का। बोलिए, कोई बोलना चाहेंगे बच्चे कि मैं बोलूं? चलिए मैं बोलता हूँ। कहे कि वर्ड का आप एकदम टेंशन मत लीजिए, आपको जो क्वेश्चन पूछा है जितना आपको उसमें जानकारी होगी, चाहे वो 90 वर्ड में ही क्यों ना हो, चाहे वो 120 वर्ड में क्यों ना हो, 110 वर्ड में क्यों ना, आराम से अपना खोरठा लिख कर आइए, भर भर के नंबर मिलेगा। खोरठा जो खराब लिखा है, मेरे सामने खोरठा देने के बाद लोग रोया है कि भाई खोरठा खराब हो गया, उसका 97 नंबर है, 94 नंबर है, जिसका एकदम खराब हो गया। तो और सर ये सब चीज दूसरे सब्जेक्ट पे भी आता होगा ना, जैसे बहुत सारे टॉपर है वो बोल रहे हैं कि 12 पेज लिखे हैं, 10 पेज लिखे हैं, मेरे से तो पॉसिबल नहीं है सर। इसमें 2 व्यू पॉइंट है। देखिए, अभी अमर जी हैं हमारे एक स्किल 3 के बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर हैं, पिछले बार भी लिखे थे, 6th भी लिखे थे। वो अपना बेस्ट देते हैं, खूब भरते हैं। आज मैं उनका साइंस टेस्ट 1 वाला कॉपी देख रहा था, 62 पेज में वो लिखे। हमने उस पर लिखा भी कि आप इतना लिख पाइएगा, और उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। उनके आगे बेंच पर अकरम रजा बैठता था, जो DYSP है, हम लोगों के यहाँ टेस्ट भी देते थे, और वो बंदा 4 साढ़े 4 पेज से ज्यादा कभी नहीं लिखा। आज भी कॉपी उसका मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन फिर यहाँ पर एक बार राहुल, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव, मेरा बच्चा, वो भी यहाँ से जुड़ा हुआ था। एक बार हम धनबाद से गाड़ी चलाते आ रहे थे, उससे भी मेरी बात हुई। वो कहा कि सर आप मत बोलिए ऐसा, लोग जो कंटेंट लिखा है उसको नंबर मिला है। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। आप बताइए कि आप में कितना दम है, कितना लिख सकते हैं, आप ये डिसाइड करिए। क्या आप 5-5 पन्ना हर एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं? अगर 5 के 20 पन्ना आप लिख सकते हैं तो लिख कर आइए। अगर 20 नहीं, आप 16 लिख सकते हैं तो 4 चौके 16 लिखिए, लेकिन यू नीड टू जस्टिफाई द क्वेश्चंस डिमांड।
सर ठीक है। मतलब 600 वर्ड मेरे को सर, मेरे हिसाब से अपना जब नापा कोई मैं सब कुछ नापने के लिए 40 मिनट में, कोई नापने के लिए नहीं बैठा हुआ है वर्ड्स, ये मेरा एकदम अनुमान है। यूपीएससी का भी एग्जाम होता है या आपको जेपीएससी, कोई वर्ड्स न, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ जो बच्चा 4 पन्ना भी लिखता था वो डिप्टी एसपी बना हुआ है। अकरम रजा आपके सामने है, 4 साढ़े 4 पन्ना से कभी ज्यादा नहीं लिखा। प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होता था। अमर जी आपके सामने हैं, लिखे हैं 62 पन्ना भी, लेकिन नहीं हुआ। अभी भी आज के कॉपी में भी मैं कमेंट किया हूं कि इतना आप क्या लिख पाएंगे। क्या होता है कि आप लिख तो देते हैं लेकिन घसीट के लिख देते हैं, प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है, टीचर का मूड वहां काम नहीं करता है, वो खराब नंबर दे देता है। बेटर टू प्रेजेंट योरसेल्फ, बेटर टू जस्टिफाई द क्वेश्चंस डिमांड रेदर काउंटिंग वर्ड्स, रेदर फिलिंग द पेजेस। मेरा ये मानना है आप अपनी कैपेबिलिटी एबिलिटी को पहचानिए कि हम 5 लिख सकते हैं या 4.5 पन्ना लिख सकते हैं या 7 पन्ने लिख सकते हैं। जो आपका स्पीड बनता है उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए पहले कि मैं 5-5 पन्ना लिखूंगा, मैं 5.5 पन्ना लिखूंगा। ये मत सुनिए किसी का, आप अपना सुनिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के डिमांड को समझ के उसकी फ्रेमिंग करनी है और जितना में लिख सकते हैं लिखिए। अब बहुत में कंटेंट ही नहीं है, क्या करिएगा, कहाँ से भरिएगा। इकोनॉमिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस में कंटेंट नहीं है, साइंस में कुछ क्वेश्चंस सर वो पिछले साल का बजट वाला क्वेश्चन में कंटेंट उतना ज्यादा नहीं, मैं सोच रहा था कि बजट वाला में तो कंटेंट था, उसमें तो बहुत ही बजट में तो 20 पेज आदमी लिख सकता है, इतना कंटेंट होता है, बहुत ही फिलोसफिकल हो सकता है वो, उटो मतलब कुछ बातें उसमें सब चीज इंक्लूड किया जा सकता है। तो लेकिन उसको पढ़ाया नहीं गया होगा उस तरह से, इसलिए आपको लगा। तो सब चीज सर कुछ टॉपर्स का कॉपी सर यदि अपलोड कर देते तो थोड़ा अच्छा रहता हम लोग के लिए। अभी जो पिछले बार टॉपर्स का कॉपी अभी तो जा तो रहा ही। नहीं, पिछले बार जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनके कॉपी के बारे में बता रहे हैं। खुद तो टॉपर हैं आदित्य जी, आप तो 2 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, सिलेक्शन होना नहीं होना ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। क्या है कि ये जो होता है ना मेंस आंसर राइटिंग, थोड़ा सा किस्मत का भी खेल होता है। बढ़िया से प्रेजेंट करके आइए और हो जाएगा। बहुत अच्छा लिखते हैं सभी लोग, ये सब फियर फैक्टर होता है, डरिए मत और सीखने का दौर जारी रखिए। मान लीजिए अपना कॉपी देख रहे हैं तो दूसरे का भी देखिए, ये लोग सब टॉपर है। कोमल कुमारी का कॉपी देखिए आप, एक से एक बच्चा है जी, मतलब सब अच्छा अच्छा लिख रहा है। ये एक प्रेम मुर्मू एक बच्चा है, बहुत अच्छा लिखता है। ये शशांक शेखर अच्छा लिखता है। मयंक सर का देखिए कॉपी कितना बढ़िया रहता है, एक से एक कॉपी है, कंटेंट आप वहां से चुरा सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए। और पुराना कॉपी भी है, लेकिन पुराना कॉपी भी है, मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना अब आपके काम नहीं आएगा, अननेसेसरी आपका मेहनत खराब होगा। क्योंकि अब क्वेश्चन जो गेस किया जा रहा है वो इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पुराना कॉपी दे देंगे तो उसमें आप वो सब पढ़ने लगिएगा, टाइम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है जी सर, एक चीज पूछ रहा था ये कि जैसे कोई मार्जिन कॉपी के दोनों साइड देते हैं, तो दोनों साइड देना जरूरी है सर मार्जिन? नहीं, दोनों साइड देना नहीं जरूरी है, आप एक साइड प्रॉपर लेकिन स्केल से खींचिए। कोई कोई बच्चा ऐसे ही दे देता है। देखिएगा एक आध कॉपी बड़ा अच्छा होता है, जैसे शशांक शेखर का मैं कॉपी बता रहा हूँ, उसके बच्चे में कॉपी में कंटेंट नहीं है। जैसे आदित्य जी का तजुर्बा बहुत बढ़िया है, आदित्य झा जी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इनके कॉपी में कंटेंट होता है, मसाला होता है। शशांक शेखर 22 साल का भी लड़का है, बच्चा है, बहुत ज्यादा कंटेंट में दम नहीं था, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया था, स्केल से पूरा उसने हाशिया छोड़ा है। जहां कॉपी क्वेश्चन खत्म कर रहा है वहां पर द इंड लिख रहा है, नया क्वेश्चन नए पेज में शुरू कर रहा है, प्रेजेंटेशन खिला हुआ रहा, नंबर मिल गया उसको। अगले टेस्ट में जब मैं उसका कॉपी पढ़ रहा था तो देख रहा हूँ कि यार इसको कंटेंट ही नहीं लिखा है, इसमें तो कंटेंट में कमी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन अच्छा है, कंटेंट नहीं लिखा है, लेकिन नंबर मिल जाता है। तो थोड़ा सा सर 2 इंट वगैरह तो सर शायद लिखना नहीं रहता है सर कॉपी में, ये तो मेंस की कॉपी में ये सब लिखना नहीं रहता है। इंट्रोडक्शन और प्रस्तावना जरूरी नहीं है लिखना, जरूरी नहीं। 2 इंट जैसे बता रहे थे आप, क्वेश्चन यदि खत्म हो रहा है तो जैसे वो लड़का 2 इंट लिखता है, तो ये सब
शायद नहीं लिखना रहता है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है। कहे कि क्या है कि आपका कॉपी को आप यू नीड टू शोकेस योरसेल्फ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्या नहीं होता है ये कौन डिफाइन करेगा? हमको आपको आपका कॉपी अच्छा लगना चाहिए। एक टीचर का सोचिए। नहीं, जैसे बीपीएससी में बता रहा हूँ मैं, वहाँ एक मतलब आयोग से निकलता है, एक नोटिस निकलता है जो मेंस होने वाला रहता है, उससे 2 दिन पहले ये निकलता है कि 2 इंट नहीं लिखना है, ओम नहीं लिखना है, क्रॉस नहीं करना है, कोई प्रकार का चिन्ह नहीं बनाना। आई एग्री कि ओम नहीं लिखना है, लेकिन हम क्वेश्चन जहाँ खत्म करेंगे हम एक लाइन खींच सकते हैं कि यहाँ मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, वो भी नहीं सर, वो भी नहीं करना रहता है, ये ऑब्जेक्शन रहता है। बीपीएससी ऐसा जारी करके देता है तो जेपीएससी नहीं देता है। यू नीड टू शोकेस, हाँ, यू नीड टू शोकेस योर आंसर। आपको अपना कॉपी को दिखाना है। प्रेजेंटेशन डल रहता है, आप बिलीव कीजिए कॉपी चेक करने में मजा नहीं आता। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। और ये हु विल डिसाइड, मतलब आप तो जैसे बीपीएससी उसको शेयर कीजिएगा तो क्या लिखा हुआ है जरा हम भी पढ़ें, ठीक है? जी सर, मैं जरूर मैं हाँ, शेयर करूंगा शेयर कीजिएगा। वो बीपीएससी पहले लिखता था कि अभी नए जमाने में भी लिख रहा है? अभी भी लिख रहा है सर, उसमें कुछ हो जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई टीचर जैसे मतलब मैथिली साहित्य पढ़ा रहे हैं, उनसे कोई लड़का पढ़ा हुआ है तो कुछ मान लीजिए बना दिया, कुछ चिन्ह बना दिया या 2 एंड लिख दिया, तो उससे थोड़ा ये हो जाता था, कॉपी चेकिंग में थोड़ा उसको ज्यादा नंबर मिल जाता था। वो मतलब एक तरीका था अपने कॉपी को। नहीं सर, ये सब हम बात नहीं मानेंगे। कॉपी किसका कहाँ फेंकाता है, कौन टीचर क्या देखता है, ये सब देखिए होता है, अप्रीहेंशन होता है, आशंका होता है। लेकिन देखिए कॉपी जितना आपका शोकेस होगा ना, जितना बेहतरीन होगा उतना बढ़िया। टीचर लोगों का मूड देखिए कैसा, इतना इतना कॉपी चेक करना है, समस्याएं उसके भी घर की है। कॉपी अच्छा दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, वो नंबर देते हुए आगे बढ़ जाए। वो खोज खोज के पढ़ने के लिए वो बैठा हुआ है। बोलिए, वो जान रहा है कि आदित्य जो 2 बार से इंटरव्यू दे रहा है, इसका थोड़ा कंटेंट खोज लेते हैं और फिर नंबर देते हैं। ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कैसे होगा सर? तो दिखना चाहिए आपका कॉपी में कंटेंट। जी जी जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा सबसे इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट कल कर लेते हैं हिस्ट्री वाला, फिर साइंस का हम हर्षवर्धन जी को जोड़ेंगे गूगल मीट के लिए। हर्षवर्धन जी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है, 7 to 10th जेपीएससी में सिलेक्टेड है। और साइंस बीव्यू में बहुत दिनों से वो पढ़ा भी रहे थे, 10 साल से लगभग पढ़ा रहे थे, और 7 to 10th जेपीएससी में क्वालिफाइड है। वही आपका साइंस का गूगल मीट का डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से हम लोग मिलते हैं फिर से नया गूगल मीट में कल हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को लेके, ठीक है? तब टिल देन गुड नाइट, एंजॉय। ओके, गुड नाइट सर।